Hello students, welcome in this lecture. Students, we are studying प्रत्यावर्ती धारा. हम प्रत्यावर्ती धारा की स्टडी कर रहे थे जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं. इन 2 लेक्चर्स में हमने जो स्टडी किया है एक बार पहले उनको रिवाइज करते हुए आज हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे. इसमें आरएल परिपथ पढ़ लिया था लास्ट हमने, आज पढ़ेंगे आरसी परिपथ और तीनों का कॉम्बिनेशन प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र मतलब आरएलसी परिपथ. एक तो आरएल परिपथ पढ़ लिया था, अब आरसी परिपथ दोनों कॉम्बिनेशन चल रहे थे. कॉम्बिनेशंस में हमने आरएल परिपथ पढ़ लिया, आरसी परिपथ पढ़ेंगे आज और तीनों का कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे आरएलसी परिपथ. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हुए चलते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखा है. तो जैसा इसमें आइडेंटिफाई इसका नाम प्रत्यावर्ती, तो हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा था. अब सब लोगों को पता लग गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है. प्रत्यावर्ती धारा का मतलब वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहे लेकिन दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा. और वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा नियत रहते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, वह धारा क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है. प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित इस प्रकार से कर सकते हैं आप साइन की फॉर्म में. ये प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित कर रहा है और दिष्ट धारा अगर कहीं पे लिखनी हो, हमें प्रदर्शित करनी हो तो इस प्रकार से निरूपित करेंगे. तो ये ग्राफ है, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है और ये दिष्ट धारा का ग्राफ है. इसका समीकरण लिख देंगे I बराबर I0 sin ओमेगा टी, और ये तो नियत रहेगी तो I बराबर I0, I बराबर 10, इस तरीके से नियत वैल्यूज होंगी, इसका आंशिक मान नियत होगा. फिर हमने ये धारा प्रत्यावर्ती धारा को सीखने के बजाय इसका औसत मान निकालना बताया था आपको. औसत मान आप देखोगे एक तरीके से ये धनात्मक है, उतना ही ऋणात्मक है, अगर आपको जोड़ोगे तो शून्य हो जाएगा. तो इसका पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है. फिर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा जाए या प्रत्यावर्ती वोल्टता का पूछा जाए आपसे. प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता में से किसी का भी व्यंजक आपसे पूछा सकता है कि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए. ऐसा कहा जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए. ये व्यंजक है. तो धारा के लिए मैंने कराया था और मैंने बताया था कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता का अगर आपसे पूछा जाता है तो केवल आई हटाना है और आपको वी लिखना है. केवल आई हटा दो और वी लिख दो. वी तो डिपेंड करेगा वोल्टता को और आई डिपेंड करता है किसको, धारा को. तो इस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान भी लिख सकते हैं और प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी वर्गमाध्य मूलमान का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं. प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करें तो वो जो व्यंजक निकल के आया था लास्ट में IRMS से लिखा जाता है, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं इसको. I0 बाई √2 ये मान निकल के आया. अगर यही वोल्टता का वर्गमाध्य मान पूछा जाए तो इसको लिखेंगे V, I को रिप्लेस कर दो बस, V0 बाई √2. देखो I ही रिप्लेस किया, बाकी I को V से रिप्लेस कर दिया. तो प्रत्यावर्ती धारा का ये है और प्रत्यावर्ती वोल्टता का ये निकल के आया था. फिर हमने परिपथ को पढ़ना प्रारंभ किया था और परिपथ में सबसे पहला परिपथ पढ़ा था प्रतिरोधीय, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ. कौन सा, शुद्ध प्रतिरोधीय. शुद्ध प्रतिरोधीय में क्या निकाला था, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ की अगर हम बात करें तो करना क्या है, पहले आप इसका डायग्राम बनाओ. डायग्राम में एक प्रतिरोध ही लगाना है और उसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित कर दी जाए इस प्रकार से. ये तो प्रतिरोध हो गया. मान लो यहाँ पे इसके यहाँ वोल्टता हो VOR, यहाँ पे V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ये प्रत्यावर्ती वोल्टता आपने आरोपित की है, माना किसी क्षण इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है. ठीक है, इसका यहाँ से इसकी थ्योरी लिखो पहले. इसी ये जो हमने डायग्राम बनाया है, सर्किट बनाया है, इस चित्र की सहायता से इसकी थ्योरी लिखो. फिर इसका मैथमेटिकल निकाल के लेकर क्या एक समीकरण चाहिए हो जाएगा. दूसरा में किसका निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का. तो आपने देखा था कि इसमें दोनों ही समीकरण, एक तो ये आ रहा है V इक्वल टू V0 VO साइन ऑफ ओमेगा टी और I का निकाला था हमने, तो I बराबर आया था I0 साइन ऑफ ओमेगा टी.
तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा दोनों ही कैसे हैं, यहाँ समान कलाम। देखो ये कलाकोण कैसा है, समान। तो यहाँ इन दोनों समीकरण से ज्ञात होता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में दोनों वोल्टता तथा धारा समान कला में होते हैं, इनके मध्य कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। इसका हम फेजर आरेख बना लेंगे। अब फेजर आरेख बनाने के लिए देखो ये है यहाँ पे, तो फेजर आरेख किस प्रकार से बनाओगे आप? फेजर आरेख देखो, घूर्णी निरूपण करना है तो घूर्णी निरूपण कैसे कर दो, ये तो वोल्टता दिखा दो, ठीक है। V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसका भी एक कोण है, लेकिन धारा का मान कुछ वोल्टता से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, तो कुछ भाग में चला जाएगा V के, तो इसका I का मान V से क्या रहेगा, ऑलवेज कम रहेगा। तो थोड़ा सा इसे नीचे लेते हुए ग्राफ यहीं से, और एक ही बिंदु से इनका स्टार्टिंग हो रहा है, ये बता रहा है कि ये समान कलाम है, ना तो प्रत्यावर्ती वोल्टता आगे है ना धारा पीछे है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है, इन दोनों के मध्य कलांतर कलाकोण शून्य है। अब इनका यहाँ पे फेजर आरेख बनाओ आप, तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे। देखो ये हो गया VOR, ठीक है, ये I0 और ये कलाकोण कितना, ओमेगा टी। तो ये फेजर आरेख हो गया आपका यहाँ पे, समझ में आ गया? केवल शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए। अब इसके बाद शुद्ध प्रेरकी परिपथ पढ़ा था आपने। अब प्रेरक का केस आपने पढ़ा है, तो प्रेरक में क्या होता है, जो समीकरण आपने निकाली है वो समीकरण में आपने देखा था, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको उसका भी रिवीजन, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसे प्रेरक है ये, सॉरी ये तो प्रतिरोधी बना दिया, कुंडली, ये प्रेरक ऐसे ये आरोपित है, यहाँ आपने VOL मान लिया, किसी धारा I वही, और ये V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, सही है। ये परिपथ है हमारा यहाँ। अब पहला क्वेश्चन तो ये था समीकरण एक क्या है, समीकरण एक तो वही रहेगी जो समीकरण एक बनती है, V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसके लिए कैसे निकाला जाए, तो ये हमने यहाँ फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो, उस द्वितीय नियम, उसकी सहायता से हमने ज्ञात किया था। यहां आएगा ये V बराबर L di बाई डी टी, L di बाई डी टी। हमें क्या चाहिए, धारा का समीकरण निकालना है, बाकी टर्म को उधर भेज दो, डी आई उधर रहने दो, तो ये हो गया V बाई L डी टी इक्वल टू डी आई। इसका समाकलन कर दो, V का वहां से मान रख लेना, ये भी है ना, समाकलन कर दो दोनों का, तो V का मान वहां से रख लो, वो कितना है V0 साइन ओमेगा टी बाई L समाकलन dt, और ये di, सॉरी di। तो वहां से इसका समाकलन करो तो I मिल जाएगा तुमको, I बराबर V0 ओवर ओमेगा L, ये ओमेगा और आ जाएगा, साइन का जो इंटीग्रेशन है होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस का कॉस, माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। साइन थीटा का डिफरेंस जो अवकलन होता है वह तो कॉस थीटा होता है, लेकिन समाकलन किया जाता है तो माइनस कॉस थीटा, तो ये निकल के आया। थोड़ा सा आपको पहचान हो रही होगी यहाँ से कि साइन 90 माइनस थीटा करोगे आप यहाँ पे, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, और इस माइनस को अंदर कर देना तो आपको एक धारा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये मिलेगा I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ठीक है। इससे क्या साफ हो रहा है कि इसका देखो प्रत्यावर्ती वोल्ट का समीकरण ये और धारा का समीकरण ये है, तो धारा का कलाकोण और इसका कलाकोण दोनों के अलग अलग है। इसका कलाकोण कितने से पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 से। तो प्रेरक जो है, शुद्ध प्रेरक की परिपथ में एक तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री पाई बाई 2 कलाकोण से पीछे चलती है, ठीक है। अब ये ज्ञात हो जाने के पश्चात हम ये लिखेंगे पहले,
और लिखने के बाद हम इसका घूर्णी सदिश निरूपण करेंगे और फेजर आरेख बनाएंगे। घूर्णी सदिश निरूपण तो ये है और ये फेजर होता है इसका। तो अब हमको ये पता लग गया है, तो धारा पीछे चल रही है, तो छोटा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। वोल्टा का बना लो पहले, ये रहा। अब धारा को पीछे चलाना है, कितने से पीछे चलाना है? 90 से पीछे चलाना है। तो ये यहां से धारा इस प्रकार से, ठीक है। अब वहां फेजर आरेख जब बनाओगे उसको अलग बना लो। चलो फेजर आरेख बनाओ, तो पहले इसको बना लो, क्योंकि इसका कला कोण कितना है? ओमेगा टी। तो ये तो हो गया V0, ये वाला, ये तो ये भी ये आ गया यहाँ पे। इसका ये कला कोण कितना बना रहा है? ओमेगा टी का, ओमेगा टी। और इससे वो कितनी पीछे है? π/2 धारा। तो ये I है और ये है VOL यहाँ पे, और ये धारा कितनी पीछे होगी? π/2 कलाकोण से। तो ये हमारा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है, ये वाला फेजर जो बता रहा है, क्योंकि इसमें धारा और वोल्टा के मध्य कितने अंश का कोण दिखाई दे रहा है आपको? π/2, 90 डिग्री का, 90 अंश का। तो इस प्रकार से ये फेजर आरेख इसके लिए हमने बनाया था। अब दूसरा, तीसरे वाला शुद्ध संधारित्री परिपथ। अब ये प्रेरक नहीं रहेगा, उसमें क्या आ जाएगा? संधारित्र आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है पीछे जो हमने पढ़ा था? अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो चैप्टर चल रहा है, इसमें सिर्फ 5 मार्क्स का कंफर्म आता है, वो बहुत इजी रहेगा। और जो आज टॉपिक स्टार्ट होगा RLC परिपथ, ज्यादातर उसी से पूछे जाएगा, लेकिन ये बेस है, इसके बिना उसको आप लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। पहले ये लर्न करना पड़ेगा आपको। तो अब हम शुद्ध संधारित्री परिपथ की बात करें तो ये, अब मैं इसका समीकरण डायरेक्ट लिखूंगा आपको, क्योंकि इसका नहीं बता रहा मैं आपको किस प्रकार से होगा। तो ये मान लो VOC यहाँ पे संधारित्र, तो ये धारा किस समय I और V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये है क्लियर। अब हम इस पे अप्लाई करें किस प्रकार से? तो इस केस में अब धारा आगे चलती है 90 डिग्री कलाकोण से। ये तो ये रहा समीकरण। इसका दूसरा समीकरण क्या होगा? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, 90 डिग्री से आगे चलती है। तो अब फेजर आरेख बना लेंगे अपने आप से। धारा क्या कर देना, बस आपको आगे कर देना धारा को। तो फेजर आरेख बना देता हूँ, घूर्णी सदिश निरूपण अपने आप से कर लेंगे। तो ये तो बना दिया मैंने इस तरीके से, ये रहा VOC, ठीक है। ये वोल्टा तो होगी संधारित्र के सिरों पे, यहाँ कला कोण कितना है इसका? ओमेगा टी। और धारा कितनी आगे चल रही है इससे? π/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा किसका हो गया? ये I का, I0 लिख सकते हो, अधिकतम मान इसका, और ये π/2 कला कोण से इससे आगे। तो ये फीचर बन गया इसका, ये समझ में आ गया। ये कैसे लिखा हमने? आप V लिख सकते हो इसको, ये V यहाँ पे मैंने इनके अधिकतम मान लिख दिए, ये VOC और ये I0 इसका अधिकतम मान है। वो कितना कोण से आगे चल रही धारा इससे? 90 डिग्री। और ये कितना कोण बनाना था? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी कोण बना दिया यहाँ से तक का, VOC लिख दिया यहाँ पे, और ये I0 और ये इस प्रकार से। तो ये 3 परिपथ हो गए, R, L और C। फिर हमने इसका कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसमें से एक की स्टडी आपने कर ली थी RL परिपथ की। किसकी? RL परिपथ की। और आज हम पढ़ेंगे RC परिपथ तथा इनका तीनों का कॉम्बिनेशन RLC श्रेणी परिपथ। तो अब कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। RL का देख लो पहले, RC तो आज पढ़ना ही पढ़ना है आपको। RL परिपथ में पहला वर्क तो वही है कि आपको पहले डायग्राम बनाना है। R और ये एक प्रेरक लगा देंगे और इनको किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ जोड़ दिया। V बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये R हो गया, ये L हो गया, ये VOR मान लो, यहाँ VOL हो गया। तेजी क्षण धारा ये, तो पहले उसकी थ्योरी लिख लेंगे सीधा सीधा। चित्रानुसार परिपथ में R
प्रतिरोध R तथा प्रेरक L श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टा V = V0 sin ओमेगा t आरोपित है। समीकरण बना देंगे। इसके बाद हम जानते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कलांक होते हैं। तो इसका फेजर आरेख बना देंगे पहले VOR के लिए, फिर इसकी लीला बना देंगे। हम जानते हैं शुद्ध प्रेरकी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री कलाकोण से आगे होती है, तो उसका बना देंगे। फिर दोनों का परिणामी फेजर आरेख, मतलब हम जानते हैं तो लिखोगे VOR क्या हो जाएगा I0 × R। फिर इसका यहीं पे फेजर भी बना लोगे आप, ये VOR हो गया और ये हो गया इसका I0 फेजर आर हो गया। इसी प्रकार प्रेरक के सिरों पर देखोगे तो VOL क्या होगा, VOL होगा I0 × XL। आप ये लिखोगे यहाँ लाइन, हम जानते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शुद्ध प्रेरकी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री कलाकोण से आगे होती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ ये तो VOL हो गया और ये हो गया I0 और ये इनके मध्य कलाकोण कितना है 90। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लेते था। अब इनसे परिणामी वोल्टा आरेख बनाएंगे, इससे परिणामी वोल्टा आरेख। तो परिणामी वोल्टा आरेख में ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो आपको। जैसे ये है y एक्सिस पर तो वोल्टा ले लो, तो ये VOL तो इधर चला गया, ये हो गया तुम्हारा VOL और इधर हो गया VOR। परिणामी वोल्टा आरेख जो होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये है VORL, मतलब इनके सिरों पर वोल्टा ये VORL अधिकतम वोल्टा क्या होगा, ये VORL। अब हमें ये पता नहीं किस कोण पर है, उसको मान लो फाई कलाकोण। तो ये यहाँ अब VORL आप निकालेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस चित्र की सहायता से। तो VORL को मैं अगर सदिश रूप में लिखता तो वेक्टर फॉर्मूला लगा के लिख सकता था, अगर नहीं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं VORL = VOR का होल स्क्वायर प्लस VOL का होल स्क्वायर। मान रखेंगे तो मान रखने पर मुझे यहां से Z मिल जाता है, Z मिल जाएगा √R² प्लस XL²। फिर प्रतिबाधा आरेख लिखेंगे, प्रतिबाधा आरेख से फाई मिल जाएगा XL/R। तो ये पैरामीटर आपको ज्ञात करने थे RN परिपथ में, कर लिए थे हमने प्रतिबाधा निकाल ली थी, प्रतिबाधा आरेख भी खींचा था, फेजर आरेख भी बनाया था। तो इस प्रकार से हमने यहां तक अब तक स्टडी कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा RC परिपथ। RC मतलब एक तो प्रतिरोध लगा होगा और C का मतलब संधारित्र लगा होगा एक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं RC परिपथ। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक प्रतिरोध लगा होना चाहिए इसमें और एक संधारित्र। तो ये प्रतिरोध हो गया और ये संधारित्र, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और इन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित है इनके सिरों पर। V = V0 sin ओमेगा t। ये साइन का फैक्टर आना t के साथ यही बता रहे कि प्रत्यावर्ती है, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। तो यहां मान लो इसके सिरों पर एकदम वोल्टा VOR प्रतिरोध के सिरों पर, और इसके सिर पर मान लिया VOC और कुल इनके सिरों पर जो परिणामी वोल्टा VORC, दोनों पर परिणामी वोल्टा। इसी समय मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। अब इसके बारे में थ्योरी लिखनी पहले, तो थ्योरी लिखिए इसके बारे में। चित्रानुसार प्रतिरोध R व संधारित्र C श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं व इनके
सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t आरोपित है। आरोपित है माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम विभवांतर VOR है। ठीक है, तो VOR क्या होगा? VOR बराबर होगा I0 इंटू R। ठीक, हम जानते हैं शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं, अतः इसका फेजर आरेख बनाएंगे यहाँ। अतः ये क्या होगा, इसी तरीके से I0 और ये हो गया VOR। ठीक है, इसका फेजर आरेख है किसका? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए तथा शुद्ध संधारित्रीय परिपथ में जो संधारित्री परिपथ है, शुद्ध संधारित्री परिपथ है, उसमें क्या होता है? उसमें धारा आगे चलती है किससे? वोल्टता से। परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री के कला कोण से आगे रहती है। VOC लिखेंगे तो ऐसे ही VOC बराबर होगा I0 इंटू XC। इसका फेजर बना लेंगे तो धारा को इधर दिखा देंगे और ये VOR दिखा दो, चाहो तो धारा दिखा दो तक। ये I0 सॉरी धारा तो आगे रहती है ना, V0 और ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे इस केस में VOC इधर दिखाएंगे, VOC और ये हो गया I0। तो बस धारा आगे दिखानी तो VOC पीछे, तो वोल्टता तो पीछे हो गई इसमें और धारा कैसे हो गई? आ गई। तो ये वोल्टता है और ये धारा है, इस प्रकार से। ये चीज समझ आ रही है क्या? ये वाला फैक्टर ध्यान देना। देखो VOR यहाँ है, VOR और I0 एक ही में है, तो I0 VOR इस समय यहाँ पर है, इसकी तरफ से देखा जाए इससे, और ये VOC ये है, तो परिणामी वोल्टता अधिक बनाते हैं यहां से। उपरोक्त का
उपरोक्त का परिणामी वोल्टता आरेख, परिणामी वोल्टता आरेख देखें, इधर तो कर देते हैं VOC और इधर करना है क्या VOR, VOC और ये हो गया VOR। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि VOR अगर मैं यहां कर देता तो मेरा धारा भी इधर चली जाती, धारा, और VOC यहां करता तो VOC आगे हो जाता धारा से, जो कि उल्टा है। IG तो यहाँ ये है यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ से। और इसका परिणाम ही निकालना होगा VORC, तो कैसे निकालोगे? समांतर चतुर्भुज का नियम लगा करके ये होगा यहाँ VORC, और ये मान लो कोण क्या है 5। तो ये डायग्राम समझो पहले, ये फेजर कैसे ये वाला जो परिणामी वोल्ट आरेख है ये कैसे बनाया है? ये इन दोनों के फेजर आरेख से बनाया है यहाँ से, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ऐसा होता है, शुद्ध संधारित्र परिपथ में ये होता है, धारा आगे चलती है वोल्टता से। तो ये हमारा इसका परिणामी वोल्ट आरेख बन गया किसका? RC परिपथ का। यहाँ तक बना दिया होगा आपने, मैं इधर से रिलीज कर रहा हूँ और वहां से मैं इसको लेकर के चलूंगा और VORC निकालेंगे हम, VORC का मान क्या होगा परिणामी वोल्टता आरेख से। परिणामी वोल्टता आरेख से, परिणामी वोल्टता आरेख से देखें VORC बराबर होना चाहिए √VOR² प्लस VOC²। सही है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक तरीके से अगर देखना चाहिए OAB इस तरीके से, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, तो कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो ये लगा दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख दो आप चाहें तो, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। वैसे नाम दे दिया बाद में पाइथागोरस, ये हमारे ही वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल निवासी थे और बौधायन थे, और उन्होंने इस प्रमेय को दिया था। उनके पास संसाधन की कमी थी और इन्होंने संसाधन के उपयोग की सहायता से इसको सिद्ध किया था। लेकिन मूल रूप से जो इसका प्रतिपादन किया था वो वैज्ञानिक थे कौन? बौधायन। बौधायन प्रमेय भी कह सकते हैं आप। अब VOR और VOC के मान समीकरण से रख दो। VOR और VOC के मान रखने पर तो क्या आ जाएगा? VORC बराबर आ गया, यहां से VOR कितना है? I0 इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I0 इंटू XC का होल स्क्वायर। उसके अंदर I0 तो बाहर आ जाएगा, VORC बराबर आ गया I0 √R² प्लस XC का वर्ग। और यहाँ I0 नीचे ले आओ तो VORC बराबर हो गया बट्टे I0 बराबर हो गया √R² प्लस XC²। ठीक है। अब मुझे ओम के नियम से अगर आप देख रहे थे, ये क्या है? प्रतिबाधा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम जानते हैं VORC अपॉन I0 बराबर Z, मतलब प्रतिबाधा। मैंने प्रतिबाधा के बारे में पहले आपको बता रखा है, यदि केवल प्रतिरोध लगा हो तब तो वो प्रतिरोध रहेगा, लेकिन बाकी सभी सर्किट्स में वो प्रतिबाधा होती है। संधारित्र परिपथ की बात करो, शुद्ध संधारित्र परिपथ तो धारित्र प्रतिघात होगी, और प्रेरकी परिपथ है तो वो प्रेरकी प्रतिघात होती है। वहां धारित्र प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात, यदि इन दोनों किसी का भी दो का कॉम्बिनेशन आ जाए, RL का आ जाए, RC का आ जाए, RLC का आ जाए, कोई से दो, तीन हो तो कोई बात ही नहीं है, तब भी प्रतिबाधा ही है। तो दो मिल जाए परिपथ के अंदर तो उसे आप प्रतिबाधा बोलोगे। और प्रतिबाधा है क्या? जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाली राशि है, इस प्रकार से प्रतिरोध व्यवहार करता है,
ठीक वैसे ही व्यवहार करती है। कौन? ये प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कब आ जाती है, कब नाम चेंज हो जाता है? कि जब दो आ जाए, प्रतिरोध भी आ जाए, प्रेरक भी आ जाए, या तीसरा संधारित्र भी आ जाए, या संधारित्र और प्रतिरोध आ जाए, या संधारित्र प्रेरक आ जाए, प्रेरक प्रतिरोध आ जाए, तो जो धारा प्रवाह के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करेंगे उसी अवरोध को हम क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। तो यहां से हमें Z मिल गया, Z बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ? ये आपको प्रतिबाधा मिली। अब हम प्रतिबाधा आरेख बनाएंगे, उससे कलाकोण ज्ञात करेंगे फाई। क्या ज्ञात करेंगे? कलाकोण फाई। इसे हटा रहे हैं यहां से हम। तो पहले हम प्रतिबाधा आरेख बना लेते हैं। प्रतिबाधा आरेख, प्रतिबाधा आरेख खींचिए। तो Z, ध्यान देना, अब मुझे मैंने डायग्राम वहां से मिटा दिया। प्रतिरोध दिखाना है, एक्सी दिखाना है, ठीक है। तो धारा इस केस में क्या रहती है? आगे रहती है। तो मैं एक्सी को यहां दिखाऊंगा और आर को मैंने यहां दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया Z, Z हो गया यहाँ पे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कलाकोण है क्या? फाई, ठीक है। इस प्रकार से अभी जो आपने वोल्टालेख बनाया था ना, परिणामी वोल्टालेख, उसी से बना लेंगे। जैसे कि ये VOR हो गया और ये हो गया VOC, और ये यहां से खींचा था आपने इस प्रकार समांतर सहायता से, ये फाई था, ठीक है। तो ये R हो गया यहाँ पे, और इस प्रकार से ये वाला ये VOC है ना, तो यहाँ पे VOC ये भी हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पे लिख दो आप। तो ये तो R हो गया यहाँ, और ये XC हो जाएगा, ये वाला ये XC और ये R, तो Z हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिबाधा आरेख से हम tan फाई लंबन के आधार, तो XC लंबन के आधार कितना है? R, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स XC बाई R। ये कलाकोण आ गया। अब ध्यान देना, ये जो R और C का जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन आगे और कौन पीछे है, लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो और धारा के मध्य जो कलाकोण है, वो कलाकोण ये है फाई, tan इनवर्स XC बाई R। ध्यान दो, दोबारा सुनो कि जिस प्रकार से R, L और C में हम बात करते थे कि इतने से आगे इतने से पीछे चल रही है धारा या वोल्टता, लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात हुई है तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते किस कोण से कौन आगे है या कौन पीछे है। बेशक ये RC परिपथ है, C का कॉम्बिनेशन देखो, R वाला परिपथ आ गया तो दोनों समांतर होते हैं। C में धारा आगे होती है, कितने से आगे होती है? 90 डिग्री से। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा कैसा आप ये कर सकते थे, क्योंकि C आ गया तो धारा आगे है, ठीक है, पहले 90 डिग्री से थी, लेकिन कॉम्बिनेशन इफेक्ट आया तो उसने कुछ रिड्यूस किया, तो धारा ही आगे रहेगी। कितने कोण से? फाई बराबर tan इनवर्स XC बाई R। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य RC परिपथ में कलाकोण ज्ञात कीजिए। तो ये होगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC बाई R। ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका फेजर आरेख बनाते हैं। कलाकोण निकल के आ गया, फेजर आरेख बनाना है। और फेजर आरेख बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी क्वांटिटी आपकी ओमेगा टी कोण बनाती है उसको सबसे पहले प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ओमेगा टी। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता जो आरोपित की गई थी वो ओमेगा टी कोण बना रही थी, ठीक है, और ओमेगा टी को कोण बना रही है। फिर उसके बाद आप प्लॉट कर लो किसको? जो संधारित्र के सिरों पर वोल्टता है उसको, और फिर उसका परिणाम बना देना। तो ध्यान दें, मैं इधर बना रहा हूं, देखो इधर, ये मान लो O,
ये बना दिया मैंने यहाँ पे V, जो कि कलाकोण बनाना था यहाँ पे कितना ओमेगा टी। अब ये V हमारा VOR है, सही है ना, क्यों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में दोनों समान कलाप रहेंगे। अब यहां से ये बन गया VOC, VOC, ठीक है, सॉरी VOC तो पीछे रहेगा क्योंकि VOL आगे जाता है, VOC पीछे, ये हो गया VOC। मैंने कुछ ये वाला, सॉरी ये भी डायग्राम उल्टा बना दिया, सॉरी थोड़ा, ये VOC ये डायग्राम इस तरीके से नहीं आएगा, जैसे VOR, तो ये VOC नीचे की ओर, क्योंकि वोल्टा तो रहेगी नीचे, पीछे रहेगी 90 डिग्री, ये धारा हो गई, ये वोल्टा हो गया। VOR और I तो दोनों समान कलाम होते हैं, तो इसका जो फेजर बनेगा वो यहां बनेगा इस प्रकार से, ये वाला, ये कलाकोण मान लो ये 5, तो ये है VORC। चेंज कर लेना भाई थोड़ा सा, मैंने जो बदलाव किया है, तो ये VOC है, तो ये भी यहां से यहां तक का क्या होगा VOC होगा, आंसर वही आएगा। तो VOC tan phi अगर निकालोगे तो tan phi, बस अंतर क्या है भाई, देखो अंतर ये है कि यहाँ जो प्रतिबाधा आरेख इस प्रकार से बनाया ना हमने, ये इस प्रकार से न बन के कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से, ये तो R हो गया, ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा XC इस प्रकार से। अब तुम्हें बनाना यहाँ से प्रतिबाधा आरेख, तो ये बन गया Z, ये Z हो गया यहाँ √R² प्लस X², ठीक है, ये फाई हो गया यहाँ पे tan phi, ठीक है, tan phi लंब बटे आधा, तो लंब ये रहा, आधा ये रहा, तो XC/R, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XC/R, ये प्रतिबाधा आरेख है, यहाँ ध्यान रखेंगे इसको। तो ये VOC हो गया और ये VOR हो गया। अब मुझे VORC बनाना है, तो VORC क्या कोण बना रहा है, फाई कलाकोण बना रहा है, कितना फाई कलाकोण, ये देखो ये VOR से फाई कलाकोण बना रहा है VORC, ये तो स्पष्ट हो ही गया, इन दोनों के मध्य में जो कलाकोण है वो 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लो पहले, जिससे थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये हो गया इस प्रकार से VORC, और इसका इसके साथ कलाकोण हो गया 5, क्लियर हुआ। तो ये VORC है, ये VOR और ये VOC, ये है फेजर आरेख, क्या ये फेजर आरेख, क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ फेजर आरेख प्लॉट कर दिया यहाँ पे। तो हमने क्या क्या चीजें दोबारा से देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाया था, डायग्राम के बारे में थ्योरी लिखी, फिर अलग अलग से वोल्टा आरेख बनाए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए, शुद्ध संधारित्री परिपथ के लिए। चेक करना उसको, ये नीचे की ओर रहेगा, अगर उसमें क्रॉस कर दिया हो तो वोल्टा नीचे की ओर और धारा इधर कर देना, तो ये इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। फिर शुद्ध दोनों का परिणामी वोल्टा आरेख बनाया, परिणामी वोल्टा आरेख की सहायता से हमने ये VORC निकाला, जिससे कि हमें Z मिल गई। Z के बाद हमने प्रतिबाधा आरेख बनाया, उससे फाई निकाल लिया, फिर हमने उसके बाद ये फेजर आरेख प्लॉट किया, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, कौन सा RC परिपथ। अब हम स्टडी करेंगे श्रेणी RLC परिपथ या LCR परिपथ, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें प्रतिरोध भी है, प्रेरक भी और संधारित्र भी लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे LCR परिपथ। LCR, L मतलब प्रेरक, C संधारित्र और R प्रतिरोध, तीनों को लगा लेते हैं श्रेणी क्रम में। प्रेरक,
संधारित्र और ये हो गया प्रतिरोध। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आरोपित है इस पर श्रेणी एलसीआर परिपथ पर एलसीआर। मान लो यहाँ वोल्टा है VOL, इसके सिरों पर VOC और इसके सिरों पर क्या है VOR। और यहाँ जो इनके कॉम्बिनेशनल है वो है VOR LC। LCR भी कर सकते हो, VORLC कर दो या VOLCR, LCR नाम दे रखा है तो LCR कर दो, VOLCR। ये पढ़ना ही बोलता है इन तीनों के सिरों पर। तो पहले इसकी थ्योरी, मान लो कि समय धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इनकी थ्योरी लिखो पहले परिपथ की। तो चित्रानुसार L, C व R प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा जिनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत V = V0 sin ωt आरोपित है। माना किसी क्षण परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक का फेजर भी बनाते जाओ, वोल्टा लिखते जाओ और फिर पढ़ना है वोल्टा आलेख बना लो। वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसा आपने पहले किया है, एकदम वही, वो कोई चेंज नहीं है। तो चित्रानुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। चित्रानुसार प्रेरक L व प्रेरक L संधारित्र C व प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। V = V0 sin ωt। माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। किसी क्षण परिपथ में क्या कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I धारा। अब प्रेरक के सिरों पर अधिकतम वोल्टता, संधारित्र के सिरों पर और प्रतिरोध के सिरों पर। प्रेरक के सिरों पर अधिकतम, देखो अगर वैसे लिखना चाहो, इसका तात्क्षणिक मान लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। सिरों पर वोल्टता क्या होगी, VLT बराबर होगा VOL sin ωt प्लस π/2। ये ध्यान आ रहा होगा शायद आपको शुद्ध प्रेरकी परिपथ जब पढ़ा था कि जब वोल्टता धारा से आगे रहती है, कितनी आगे रहती है, 90 डिग्री कलाकोण से। तो मैंने इसको 90 डिग्री कलाकोण से आगे कर दिया है, ठीक है। इसका अगर फेजर आलेख बनाओगे यहाँ पे तो फेजर आलेख क्या बनेगा, इसका फेजर आलेख बनेगा, अधिकतम वोल्टता VOL क्या होगी, VOL होगा 2XL। इसका वोल्ट आलेख क्या हो जाएगा, ये होगा
ये तो होगी VOL और इधर आ जाएगी क्या IG। इनके मध्य कितना कोण π/2। ठीक है। और दूसरा इसके लिए संधारित्र के लिए इसी प्रकार संधारित्र के सिरों पर वोल्टता VCT VOC साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो मैं इस VCT को साइन ओमेगा टी छोड़ू या कम करूं, क्योंकि देखो VOL तो ये आ गया, ठीक है, और VCT ये आ गया। तो VCT की अगर बात की जाए, धारा तो ये है, यहाँ पे धारा ये है और धारा ये है, तो मुझे जो VCT है वो नीचे बनाना पड़ेगा, इससे इस तरफ इतना नीचे। तो धारा से VOL 90 डिग्री आगे हो गया था, लेकिन धारा से जो संधारित्र के सिरों पर वोल्टता होती है वो 90 डिग्री पीछे होती है। तो ओमेगा टी -π/2 हुआ है। कितना हुआ? -π। ये समझ में आया क्या? VCT जो मैंने लिखा है, ये VOL तो समझ में आ गया होगा आपको वहां से। फिर संधारित्र की बात की थी। संधारित्र में क्या था कि प्रत्यावर्ती धारा आगे रहती है और प्रत्यावर्ती वोल्टता पीछे। ठीक है, तो इसका फेजर से और क्लियर हो जाएगा। अभी ये परिणामी वोल्टता आरेख के लिए बना रहे हो यहाँ। तो ये तो है I0, इससे 90 डिग्री मतलब धारा आगे रहती है किससे? वोल्टता से। तो ये VOC, और यहाँ VOC क्या होगा? VOC होगा I0 × XC। ये समझ में आए क्या दोनों? एक तो ये बात और एक ये। अब तीसरा ये रह गया प्रतिरोध। प्रतिरोध ये तो क्लियर है ना? आप जानते ये तीनों कहां से लिख रहे हैं हम? जो हमने अलग अलग परिपथ पढ़े थे, शुद्ध प्रतिरोधीय, शुद्ध प्रेरकीय और शुद्ध संधारित्रीय परिपथ, उनसे लिख रहे हैं हम यहाँ। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, पर विभवांतर क्या होगा? VRT बराबर VOR साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। VOR क्या होगा यहाँ पे? I0 × R। इस प्रकार से ये I0 और ये VOR दोनों EQ से बना दो आप। चलो यहाँ पे लिख दो VOR और यहाँ लिख दिया हमने I0। ये इसका फेजर है, सॉरी वोल्ट आरेख है। परिणामी वोल्ट आरेख बनाएंगे हम। ये समझ में आ गया? यहाँ तक हमने क्या किया है? चित्र बनाया, चित्र के बारे में थ्योरी लिखी, फिर एक एक के लिए हमने फेजर बनाया। हम जानते हैं पहले से ही, यहाँ लिख देना आप, हम जानते हैं शुद्ध प्रतिरोधी शुद्ध प्रेरकी परिपथ में वोल्टता धारा से 90 डिग्री कलाकोण से आगे रहती है। अतः प्रेरक के सिरों पर विभवांतर ये रहा और इसका ये फेजर आ गया। ऐसे ही संधारित्र के सिरों के लिए लिख देंगे, फिर ये प्रतिरोध के लिए लिख देंगे। अब बनाएंगे हम क्या? परिणामी वोल्टता आरेख। क्यों बना रहे हैं? परिणामी वोल्टता ज्ञात करने के लिए, परिणामी वोल्टता ज्ञात करने के लिए वोल्टता आरेख खींच रहे हैं। परिणामी वोल्टता आरेख। तो परिणामी वोल्टता आरेख के लिए अब ध्यान देंगे, जो VOL है वो तो आगे चल रहा है 90 डिग्री कोण से, ठीक है, और जो धारा है, सॉरी ये वोल्टता प्रतिरोध के सिरों पर और धारा दोनों के दोनों समान कला में है। तो यदि देखो मैं ऐसे बना लेता हूं, यहां ये बना लिया मैंने VOR, इसका कलाकोण कितना है? ओमेगा टी। इससे 90 डिग्री आगे बना दो कौन? इससे 90 डिग्री आगे बना दो VOL, और इससे कुछ पीछे कौन चला जाएगा? VOC। ऐसे ये सॉरी थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का नहीं दिख रहा। इस पर 90 डिग्री कोण बनाना है मुझे, इस पर। तो ये कोण कुछ ऐसे बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये VOL हो गया। अब यहां एक समस्या आएगी आपके पास,
वो क्या है, ये VOL तो ऐसे आ गया और VOC को इधर जाना चाहिए, थोड़ा सा सीधा बनाएंगे एकदम, ये स्केल से बनाना तो आप तो अच्छा सा आ जाएगा एकदम, 90 डिग्री कोण दिखने चाहिए, इस प्रकार से आ जाना चाहिए। अभी भी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ये, इस प्रकार से आएगी, ये भी 90 का होना चाहिए, ये भी 90 का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि BOC यहाँ आ जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन दोनों है तो एक ही रेखा पर, इसी रेखा पर, तो मतलब ये नेगेटिव हो गया वैल्यू और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा XL बड़ा है किससे, XC से। XL बड़ा है किससे, XC से। XL क्या है, प्रेरकी प्रतिघात, और XC क्या है, धारती प्रतिघात। यदि XL XC से बड़ा है तो VOL जो है वो VOC से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां ये जो हम बना रहे हैं वो क्या है, ये है VOL माइनस VOC है, ये VOL माइनस VOC, इस प्रकार से। ये दोनों को बता रहा है, ध्यान दो दोबारा से। VOC इधर आ जाता, ठीक है, ऐसे, जैसे मान लो यहां से इतना मान दो, ये ऊपर VOL हो गया और नीचे इतना मान होता है VOC। तो अब मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ये हो गया यहां से VOL माइनस VOC, इतना रह गया, ये 90 डिग्री कौन चला गया, इस प्रकार से। तो ये है VOL माइनस VOC, ये बता दिया मैंने, ये बड़ा है, तब ये कंडीशन देखेंगे आप, तब ये VOL माइनस VOC हो गया, ठीक है। अब आराम से बन जाएगा। तो ये हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, परिणाम उल्टा निकालनी, तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है ये कि आप पहले समांतर चतुर्भुज बना दो आप यहाँ पे, इसके साथ ही इसको आगे कर लो यूं। तो ये हो गई यहाँ पे परिणामी उल्टा, ये क्या है, VORLC। इसके साथ ये कोण बना दो फाई, ठीक है। समझ में आया क्या, ये परिणामी वोल्टा आरेख है भी और कुछ नहीं है, परिणामी वोल्टा आरेख है ये, OABC, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब मुझे VORLC निकालना है, VORLC निकालना है, तो ये तो पता ही है ना कि इन दोनों के मध्य 90 अंश का कोण है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये और ये भी, तो ये भी तो क्या होगा, ये भी VOL माइनस VOC होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से VORLC बराबर हो गया रूट ऑफ कौन कौन से आ जाएंगे, देखो ये वाला और ये दोनों, VOL माइनस VOC का होल स्क्वायर प्लस VOR का स्क्वायर। और VOL VOC VOR में भाग बता चुका हूं, मान रख देंगे, VOR VOL व VOC के मान रखने पर, तो यहां से आ गया VORLC बराबर, VOL हो गया I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर प्लस I0 R EV स्क्वायर। I0 बाहर ले लो, I0 बाहर ले लेंगे, स्क्वायर होगा तो अंडर से खत्म हो गया वो, तो ये आ गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। I0 को इसके नीचे ले आओ, तो VORLC, RLC लिख दो या LCR लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, एक ही चीज लेकर के चलाएंगे। मैंने VOLCR लिख दिया, यहाँ पे RLC लिख देते हैं इसको, VORLC, ठीक है, VORLC अपॉन I0 अंडर रूट में आ गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या है, उनके नाम से ये फिर भी तो प्रतिबाधा है यहाँ पे, तो अतः Z बराबर आ गया रूट ऑफ XL स्क्वायर माइनस XC का, सॉरी XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये क्या है, प्रतिबाधा आ गई यहां तक, क्या निकल गया, ये प्रतिबाधा। दोबारा से देखो, सबसे पहले डायग्राम, इसकी थ्योरी लिखी, फिर एक परिपथ के लिए लिखते आए, परिणामी वोल्टा आरेख बना लिया, फिर हमने तीनों डायग्राम, पहले तो ये एक A,
बी ये वाला और ये सी, तीनों से मिलाकर परिणामी वोल्ट तालिक बनाया। परिणामी वोल्ट तालिक से हमने प्रतिबाधा निकाल ली। अब हम निकालेंगे क्या, कलाकोण फाई। वो कैसे निकालोगे, प्रतिबाधा आरेख खींच करके। प्रतिबाधा आरेख वहां से बना सकते हो आप, और डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट के लिए यही है कि आपके पास VOL VOC है और VOR है, तो उसी से बनाना है आपको बेसिकली। कलाकोण तो वहां से भी निकाल सकते हो, कलाकोण निकालो जरा वहां से। परिणामी वोल्टता आरेख से tan फाई, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है ये वाला इधर और आधार हो रहा, तो VOL माइनस VOC अपॉन VOR। मान रखोगे सबके, I0 XL माइनस I0 XC अपॉन I0 R। I0 से कैंसिल होंगे तो tan फाई आ गया XL माइनस XC अपॉन R। फाई क्या आ गया, फाई आ गया tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R। ये आ गया फाई कलाकोण। ठीक है, कलाकोण फाई निकल के आ गया। अब बना लो आप प्रतिबाधा आरेख इसका, फिर फेजर बना लेंगे। अब बना लो इसका प्रतिबाधा आरेख, प्रतिबाधा आरेख। लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि एक्सएल बड़ा है XC से। ठीक, तो अब दिक्कत नहीं है। अब आप यहां रख लो XL माइनस XC को और इधर रख लो आप R को। ये तो R हो गया और ये XL माइनस XC हो गया और ये हो गया तुम्हारा Z, रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस तरीके से। और ये कलाकोण क्या है भाई, ये प्रतिबाधा आरेख हो गया। अब हमें ये तो ज्ञात हो गया कि जो परिणामी वोल्टता है वो और धारा के मध्य कलाकोण क्या है, फाई है। ठीक है, फाई कलाकोण है। लेकिन ये ज्ञात नहीं कि परिणामी वोल्टता जो यहाँ इस परिपथ में है वो कितने से आगे चल रही है या कितने से पीछे चल रही है। तो अगर धारा का समीकरण लिखा जाए यहाँ I बराबर, जैसे अगर हमने I लिखा है I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, इस तरीके से। ये तो I0 तो अधिकतम धारा है और ये फाई कलाकोण ये वाला है जो हमने ज्ञात किया है। अब जो परिणामी वोल्टता निकल के आई थी VORLC, ठीक है ना, उसको अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से V इक्वल टू VORLC इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। आप जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना छोड़ दो। ठीक है, तो आपने प्रतिबाधा आरेख निकाल लिया और ये हमने लिख दिया हमें धारा का समीकरण। मतलब ये स्पष्ट नहीं था, इसमें वोल्टता तो आरोपित थी तुम्हारे पास, प्रत्यावर्ती वोल्टता। धारा को ज्ञात करना था, धारा आगे चल रही है या पीछे चल रही है। तो हमने बताया कि धारा फाई कलाकोण से या तो आगे हो सकती है या पीछे, ये कंफर्मेशन नहीं है यहां से कि आगे रहेगी या पीछे रहेगी। लेकिन मध्य में जो कलांतर है वो कितना है, फाई कलाकोण का अंतर है। किसके साथ आरोपित जो किया आपने प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लैरिफाई हुआ स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका फेजर आरेख बना ले। फाई तो पता लग गया था, फेजर आरेख क्या होगा। फेजर आरेख बनाने के लिए उसकी सहायता ले सकते हो आप वहां से, उसी के आधार पर फेजर आरेख बन जाएगा। जो परिणामी वोल्टता आरेख आपने बना रखा है उसी के हिसाब से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही आ जाएगा। तो जो आपने वोल्टता आरोपित किया पहले तो वो मतलब ये VOR हो गया, इसका कलाकोण कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, अब VOL और VOC इससे ऊपर चलेंगे, दोनों के दोनों। कितना ऊपर चलना है इनको, 90 डिग्री। तो ये हमने बता दिया इनको, ये रहा 90 डिग्री। ये है VOL माइनस VOC। ठीक है,
इनके मध्य कला कोण कितना है 90 का। अब वो बिल्कुल वही है, मैंने इसमें चाहा था तो मैं इसको यहाँ पर बना सकता था इन एक्सिस पर, अक्षों पे, यहाँ ये न दिखा करके, यहाँ फाइल में कला कोण इस तरीके से न दिखा कर अक्ष बना सकता था, और फिर इसको सीधा एक सेकंड के लिए तो थोड़ा ये करेक्ट है डायग्राम, रॉन्ग नहीं है, दूसरे तरीके से रिपेंड करके और दिखा रहा हूं मैं आप कैसे बना सकते थे आप इसको, क्योंकि दोनों फेजर और ये पढ़े बोलताली एक जैसे लगने लगेंगे, इस वजह से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको। यहां ले लो इसको VOR, जो कि आपने वहां डायग्राम में बना रखा है, ये VOR हो गया, और इसको यहां दिखा देना, इस पर ये हो गया VOL माइनस VOC। ठीक, इस प्रकार से ये सॉनस पर बनाते हुए ये हो जाएगा VORLC, ये फाई कलापन हो गया, तो ये OABC ये आ गया पार्ट बोल्टारी, बस ठीक है, उससे लिख देंगे। अब ये फेजर बन जाएगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है। अब इससे ऊपर कलाकोण कितना 5, ये है यहाँ 5 और ये है VORLC, ये आ गया, ये फेजर आरेख है इसका। देखो फेजर आरेख से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहां से ये VOR है, VOR मतलब कौन सा प्राणायाम बोलता है शुद्ध प्रतिनिधि परपथ के लिए, वहां धारा और वोल्टा समांतर, मतलब धारा यहां नहीं होगी। ठीक, परिणाम वोल्टा ये, तो परिणामी वोल्ट धारा जो है, जो धारा है वो परिणामी वोल्टा से फाई कलापन पीछे चल रही है। धारा जो परिणामी वोल्टा है उससे कितना पीछे चल रही है, फाई कलापन पीछे चल रही है। पेज से स्पष्ट हो रहा है ना यहाँ, तो आप यहाँ पे जो मैंने प्लस माइनस फाई लिखा है कि हमें कंफर्म नहीं था, लीड कर रही है, लैग कर रही है, मतलब आगे चल रही है या पीछे चल रही है, इससे क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये वाला क्या दिखा रहा है, ये प्रतिरोधी परिपथ को दिखा रहा है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ को, जिसमें धारा यही होगी। अब ये VOC को दिखा रहा है, VOL माइनस VOC, तो L ज्यादा था तो ये धारा से 90 डिग्री कोण पर आगे चला गया, तो ये धारा का अक्ष है और ये वोल्टा VOL का अक्ष आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो धारा यहां चलेगी, ये पढ़ने वोल्टा, तो मैं ये कह सकता हूं इस फेजर से, ये समीकरण न लेकर के या फेजर बना लेता पहले, तो मैं ये कह देता कि फेजर डायग्राम से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा शुद्ध RLC श्रेणी या श्रेणी RLC परिपथ में परिणामी वोल्टा से फाई कलापन पीछे रहती है। कितना पीछे रहती है, फाई कलापन पीछे रहती है। कौन सा केस बनाए, जब एक्सेल बड़ा था एक्सी से, यदि इसका उल्टा हो जाएगा तो धारा आगे रहेगी, फाई कलापन, तो धारा ये आ जाएगा परिणामी वोल्टा, तो फाई कलापन क्या हो गई, वो ऊपर चली जाएगी। इस केस में ये नीचे है, तो मैंने वहां एक्सेल बड़ा है, तब के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो धारा है वो फाई कलाकोण क्या है, पीछे, और यदि एक्सी बड़ा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, धारा का पता लग गया। लेकिन धारा किसके साथ, परिणामी वोल्टता के साथ, प्रत्यावर्ती धारा ये परिणामी वोल्टता से इस समय फाई कलाकोण पीछे है, और यदि एक्सी बड़ा हो जाता, इसका उल्टा हो जाता, तो धारा आगे हो जाती, कितने कोण से, फाई कलाकोण से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से यहाँ तक नोट्स बनाना और अच्छे से तैयार करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और 110% यहीं से आपका जो व्यंजक है वो पूछा जाता है। 4 मार्क्स का डेरिवेशन यहाँ से पूछा जाएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, मतलब अनुनादी परिपथ स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। श्रेणी RLC का दूसरा रूप है अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे, आगे अनुनाद की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो मैंने अनुनाद के बारे में थोड़ा सा आपको 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।